नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं B24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी खबर, जहां एमवाय अस्पताल में हड्डी रोग विभाग का जूनियर डॉक्टर लापता है। डॉक्टर हेमंत यादव का मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा है। साथ ही डॉक्टरों को हेमंत का लेटर मिला है। लेटर में डॉक्टर हेमंत ने महिला प्रोफेसर पर आरोप लगाया है। मानसिक प्रताड़ना का आरोप डॉक्टर ने लगाया है। झूठे यौन उत्पीड़न में फंसाने का आरोप भी लगाया गया है। लेटर लेकर साथी थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई है। संयुक्तागंज पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। रवि, हड्डी रोग विभाग का जूनियर डॉक्टर लापता है और कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए, लेटर भी सामने आया है। क्या अपडेट, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, इस पूरे मामले में भी फिलहाल जो एमवाय के जूनियर डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट जो अशोक यादव है, उनकी ओर से फिलहाल इस मामले में कंप्लेंट की जा रही है। और पुलिस जो है डॉक्टर हेमंत जो है, जो कि पीजी के प्रथम वर्ष के छात्र हैं, उनके लेटर के आधार पर तो आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस जो गुमशुदा डॉक्टर है, जो लापता है, उसकी तलाश की जाए, क्योंकि 1 बजे से दोपहर से उसका फोन जो है वो बंद आ रहा है और पुलिस की प्राथमिकता है कि पहले उनको सर्च किया जाए। तो इसी मामले में पुलिस जो है अभी फिलहाल डॉक्टर हेमंत की तलाश कर रही है। ये बताया जा रहा है जो लेटर के आधार पर जूनियर डॉक्टर लेकर पहुंचे हैं, उसमें प्रोफेसर शीतल जैन का नाम सामने आ रहा है कि वो यौन प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना के आरोप उन पर लगाने की धमकी दे रही थी। और कुछ दिन पहले इनसे विवाद भी हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर हेमंत से एक माफीनामा भी लिखवाया गया था और तभी से वे लगातार जो है डिप्रेशन में थे और मानसिक प्रताड़ित हो रहे थे। ऐसी जानकारी जो है जूनियर डॉक्टर द्वारा पुलिस को बताई गई है। तो फिलहाल इस मामले में अभी पहले लापता डॉक्टर की तलाश की जा रही है और इस मामले में पुलिस आगे विवेचना करेगी। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। भोपाल बैरसिया में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में एक्शन हुआ है। कलेक्टर ने एसडीएम को हटा दिया है। आदित्य जैन होंगे अब बैरसिया के नए एसडीएम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। बैरसिया में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में यह कार्रवाई, कलेक्टर ने एसडीएम को हटा दिया है। आदित्य जैन अब बैरसिया के नए एसडीएम होंगे। रायपुर में लाभांडी स्थित होटल के सामने नाली में मछली पकड़ रहे 2 बच्चों को 84 कारतूस मिले हैं। बच्चे उन्हें घर ले गए थे, जहां बड़ों ने देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी और IBC24 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग और तेलीबांधा थाना की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग शुरू की गई। ये कारतूस सिर्फ सुरक्षा बलों को दी जाने वाली राइफल इंसास SLR 303 और MMK में इस्तेमाल होती है। 84 कारतूसों में से 2 खाली हैं और बाकी भरे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इतनी संख्या में जिंदा कारतूस, वो भी अलग अलग राइफल के, किसी एक जवान को नहीं दिए जाते। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है कि ये कहीं ब्लैक फायर के तो नहीं है, किसी ने चोरी करके तो यहां नहीं फेंके, कई कारतूस नक्सल या किसी आपराधिक गतिविधियों से जुड़े तो नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। कुंडहर के पास चोकरा नाला में कुछ मछली पकड़ने वाले बच्चे गए हुए थे। उनको एक पाउच में कुछ कारतूस दिखाई दिए, उनको अपने घर ले गए थे। पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस ने जाकर उनको अपने कब्जे में लिया और चेक करने पर उसमें कुछ MMK के राउंड हैं, कुछ इंसास के राउंड हैं, कुछ अन्य हथियार के राउंड हैं। इसकी जांच की जाएगा और कहाँ पर बना हुआ है, ये सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले पर बिलासपुर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। महादेव के प्रमोटर संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की गिरफ्तारी वारंट केस में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हुई है। आरोपियों के वकील ने सुनवाई के दौरान एक केस का जिक्र करते हुए वारंट रद्द करने की मांग की। वकील ने कहा कि ईडी ने कोर्ट को गलत जानकारी दी। FIR में जिन बातों का उल्लेख है, उन एप्लीकेशन को कोर्ट में सबमिट नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ईडी ने गलत जानकारी देकर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराया, इसे रद्द करना चाहिए। शुक्रवार को बिलासपुर ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इधर वकील किशोर श्रीवास्तव ने अपने तथ्यों को सही साबित करने के लिए कई पुराने केस का रेफरेंस दिया। इनमें से एक केस दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा हुआ है।
बता दें कि दोनों आरोपियों ने रायपुर की विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ अर्जी लगाई है। अब मामले पर जो अगली सुनवाई है वो 19 सितंबर को होगी। इसमें बचाव पक्ष भी अपना प्रत्युत्तर पेश करेगा। बलौदाबाजार में 4 लोगों के निर्मम हत्या के बाद आरोपियों का कबूलनामा भी सामने आया है। हत्या के वक्त आरोपियों के दिमाग में क्या चल रहा था, आखिर क्यों एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट को। अंधविश्वास ने बनाया अंधा, जमीन पर बिखरी लाशें, आरोपियों का कबूलनामा। बलौदाबाजार की सामूहिक हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। अंधविश्वास में जकड़े हमलावरों ने एक एक कर 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। यहां तक कि 11 महीने की मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। पूरा मामला बलौदाबाजार जिले के छरछेद गांव की है। इस गांव के ही रहने वाले रामनाथ पाटले की सबसे छोटी बेटी कई महीनों से बीमार चल रही है। रामनाथ को लगता था कि पड़ोसी मोंगराबाई उसकी बेटी पर जादू टोना करती है। इस अंधविश्वास के फेर में रामनाथ और उसके 2 बेटे मोंगराबाई के घर पहुंचे और पत्थर तोड़ने वाले बड़े हथौड़े से मोंगराबाई के बेटे, उसकी 2 शादीशुदा बेटियां और 11 महीने की नातिन को बेरहमी से मार दिया। और चाकू, गरम चाकू, बड़ा हथौड़ा रखे ना, हाँ, इधर से लकड़ी चीर थे, हाँ। वो वाला। तो सबसे पहले क्या करूँ परिवार करे? सबसे पहले जो छोटे लड़का के जो माता जी है ना, हाँ, ओला मारे, हाँ, एक बार तो लड़का ला खत्म कर रहे हैं, हाँ, उतना दूसरे रिश्ते ऊपर जो बहन, हाँ, जो भी ऊपर रिलेटिव रिश्ते, हाँ, फैमिली के सदस्य, हाँ, ओला खत्म करे, हाँ, मतलब मुड़ी मारे। वारदात के वक्त मोंगराबाई की सबसे छोटी बेटी 4 भाई केवट भी घर पर मौजूद थी, लेकिन किसी तरह अपनी और बहन के एक छोटे भाई को बचाकर वहां से वो भाग निकली। उसी ने अपने छोटे भाई को इस हत्याकांड की जानकारी दी। इस पूरे हत्याकांड की वो अकेली चश्मदीद भी है, जो पूरे वारदात को IBC 24 के सामने बयां की। मारने के लिए घान लिए थे और ना ऐसे तलवार लिए थे और हंसिया जैसे ना धारा था उनका, इतना लंबा था और ना ऐसी थोड़ा कोकानी टाइप का था, हंसिया जैसे थोड़ा हल्का कोकानी, और उसी में मारने लगा। आते ही सबको मारना शुरू कर दिए और गाली बकी से फिर आइस ताके फिर मारना चालू कर दी। हत्याकांड की जानकारी आरोपियों ने खुद ग्रामीणों को दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस हरकत में आई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 लोग हैं टोटल। रामनाथ पाटले, उनकी वाइफ, उनके 2 बेटे और उनकी छोटी बेटी जो है वो नाबालिग है, वो लोग गिरफ्तार हुए। और उन लोगों ने अभी जो मर्डर किया है वो जादू टोने के शक में किया है कि उनकी छोटी बेटी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, तो इन लोगों को शक था कि ये लोग जादू टोना करते हैं, इसलिए मेरी बेटी की तबीयत ख़राब रहती है। ये लोग दिन में भी एक बार धमकाने आए थे, उसके बाद फिर शाम कुछ देर बाद ही ये लोग वापस आए और उसके बाद इन लोग की हत्या कर दी। जादू टोने जैसे शब्दों ने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली है। शासन प्रशासन ने जागरूकता के लिए कई कदम उठाए, लेकिन अब वक्त है कि आप और हम मिलकर ऐसे अंधविश्वास को जड़ से खत्म करें, तभी बलौदाबाजार जैसे जघन्य वारदात को रोका जा सकता है। बलौदाबाजार से सुनील साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शिक्षक पदोन्नति संशोधन घोटाले की जांच एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जिन अधिकारी कर्मचारियों पर इन पूरे घोटाले का आरोप है, वहीं जांच अधिकारी के साथ इस भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। जांच की पारदर्शिता अब कटघरे में आ गई है, देखिए इस रिपोर्ट को। घोटाले की जांच में बड़ा घोटाला, जिन पर आरोप वही जांच टीम में शामिल। आरोपी ही ले रहे गवाहों से बयान। 799 शिक्षकों की पदस्थापना आदेश में हुई थी गड़बड़ी। शिक्षकों के प्रमोशन के बाद हुए ट्रांसफर लिस्ट में घोटाले के आरोपों पर जांच जारी है। जांच अधिकारी और टीम लगातार गवाहों के बयान ले रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच जांच टीम के सदस्यों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जिस टीम पर जांच का जिम्मा है, उस टीम के कुछ सदस्यों के नाम घोटाले में सबसे ऊपर रहे हैं। ऐसे में जांच की पारदर्शिता ही सवालों के कटघरे में है। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शिक्षकों के प्रमोशन के बाद ट्रांसफर आदेश जारी किए गए थे। इस ट्रांसफर आदेश को लेकर ही 600 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। ये हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार जो उनका केस चल रहा था संयुक्त संचालकों का, उसके संबंध में हम लोग से जानकारी मांगी गई है कि किसी प्रकार का घूस वगैरह दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ये जो है कुछ लेन देन के संबंध में था, अधिकारियों को जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी उस संबंध में था। ये बिलासपुर संभाग से 799 टीचर लोगों का जो है संशोधन हुआ था। बाद में जो है डीपीआई के जो है आदेश के तहत उनको निरस्त कर दिया गया। संशोधित साल में जो है किस आधार पर आपने जो है अप्लाई किया और उसके बाद कब ज्वाइनिंग किया, तो ऐसे करके जो है 18-20 बिंदुओं पर जो है क्वेश्चनायर तैयार किया गया है। दरअसल मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद आखिर में राज्य शासन ने पदस्थापना आदेश को रद्द कर दिया। पदोन्नति के बाद पदस्थापना में किए गए बड़े खेल को लेकर जांच शुरू की गई। बिलासपुर शिक्षा संभाग के मामले की जांच के लिए राज्य शासन ने जेडी-जेपी रथ को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच को आगे बढ़ाने के लिए जांच अधिकारी ने सभी 799 शिक्षकों को गवाही के लिए नोटिस जारी किया था। 435 शिक्षक अपना बयान दर्ज कराने जेडी ऑफिस पहुंचे, जहां 15 बिंदुओं में जारी प्रपत्र पर शिक्षकों ने अपनी गवाही दी। लेकिन इस दौरान जांच के नाम पर हो रही पूरी कार्रवाई ही कटघरे में दिखी। भर्ती घोटाले की जांच के लिए राजधानी से पहुंचे अफसर ज्वाइंट डायरेक्टर जेपी रथ के साथ दोनों दागी अधिकारी, तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक शिक्षा AK प्रसाद और सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी न केवल मौजूद रहे, बल्कि एक टेबल में साथ में बैठे रहे और शिक्षकों को गवाही के लिए दिए गए प्रपत्र की भी जांच करते नजर आए। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान दोनों दोषी अफसर शिक्षकों पर उनके पक्ष में बयान देने दबाव भी बनाते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ जांच अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक शिक्षा AK प्रसाद और सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी का नाम इस घोटाले में सबसे ऊपर था। वहीं अब जांच करने वाली टीम में शामिल है। संशोधन के लिए आवेदन दिया था, उसके पास हम लोग को संशोधित साला मिला और उसके बाद ये मामला थोड़ा कोर्ट में चला गया था, शासन ने इसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद अभी विभागीय जांच चल रही है हमारे जेडी के ऊपर और तिवारी सर के ऊपर कि इसमें कुछ लेन देन हुई है क्या, जबकि इसमें लेन देन बिल्कुल नहीं हुई है, मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं हुई है। इधर पूरे प्रकरण में जहां जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं जांच के दौरान दोनों दोषी अफसरों को अपने साथ रखने की जांच अधिकारी जेडी-जेपी रथ की दलील और चौंकाने वाली है। जांच अधिकारी इसे जांच के नियमों का हिस्सा बता रहे हैं। नहीं, जांच की टीम में शामिल नहीं है। जांच विभागीय जांच जब होता है तो जो एक्यूज्ड होता है वो वहाँ पर उपस्थित होता है। अगर उसे उपस्थित नहीं करेंगे तो अपारदर्शी हो जाएगा, उसके सामने ही जांच हो, अन्यथा हम उसके विरुद्ध अगर जांच कर दें तो इसलिए उसका शामिल होना जरूरी है। दिस इज गवर्नमेंट लॉ, दोनों बैठे हैं, उनके सामने होगी जांच। जांच की प्रक्रिया और जांच अधिकारी की दलील के बीच सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये कैसी जांच प्रक्रिया है जिसमें जिन पर करोड़ों के लेन देन का आरोप है वही अपने खिलाफ मिले शिकायतों और बयानों की जांच कर रहे हैं। इस स्थिति के बीच जांच अधिकारी के साथ पूरी जांच प्रक्रिया एक बार फिर कटघरे में है। बिलासपुर से IBC 24 के लिए जितेंद्र थवायत की रिपोर्ट। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्लॉक कर दिया था। लाख मनाने के बाद भी जब अनब्लॉक नहीं किया तो सनकी आशिक ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। जी हां, ग्वालियर के सिरफरे आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड की अकड़ निकालने के लिए अग्निकांड को अंजाम दे डाला। इस रिपोर्ट को देखिए। ग्वालियर में पुलिस ने एक सिरफिरे प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रेमी ने जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि बीते दिनों राजकमल अपार्टमेंट की पार्किंग में रखी गाड़ियों में आग उसने ही लगाई थी। आग की वजह उसी अपार्टमेंट में रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड की अकड़ निकालने के लिए ये कांड किया, जिसमें 6 गाड़ियां जल गई थी। मामले में पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले तो सभी के होश उड़ गए। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। संजय यादव किरार करके है जो आरोपी, इसको गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये मतलब अभी तक जो उसने बताया है कि कोई
इसकी इसने फ्रेंड कोई लड़की सोशल मीडिया पे बातचीत करता था और उसने इसको ब्लॉक कर दिया था। इस बात पर से जो है नाराज होकर इसने उसकी स्कूटी में आग लगाने आया था और स्कूटी के साथ साथ अन्य गाड़ियों में आग लग गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। कार सवार अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। दरअसल रतनपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजा लेकर बिलासपुर के रास्ते गांजा तस्करी की जा रही है। इसके बाद अलर्ट मोड पर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान हरियाणा नंबर पासिंग की कार पुलिस के हाथ लगी। जांच में कार से 1 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया और यह बताया जा रहा है कि राजस्थान निवासी तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर लौट रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। आरोपी से कार समेत 21 लाख का सामान जब्त किया गया। स्विफ्ट डिजायर जो जा रही थी, चेकिंग पॉइंट पर उसको रोका गया और उसमें एक आरोपी जो कि राकेश शर्मा था, जो कि एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसकी गाड़ी में लगभग 101 क्विंटल जो है गांजा रखा हुआ था और आरोपी को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर पता चला कि वह उड़ीसा से जो है गांजा खरीद करके ला रहा था। रायपुर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह पर दिखाई गई IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें आरोपियों की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। बड़ी संख्या में पीड़ित थाने पहुंचे और अपने साथ हुई ठगी की जानकारी दी, जबकि पूर्व में इस मामले में सिर्फ एक ही शिकायतकर्ता सामने आया था, जिस पर IBC 24 ने खबर दिखाई और इस मामले में पुलिस ने दिलीप वर्मा, रुद्रसेन और योगेश साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने जिला न्यायालय, RTO, इनकम टैक्स और मंत्रालय के अलग अलग विभागों के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। इसके एवज में एक पद के लिए 20 लाख रुपए तक का सौदा किया गया। एडवांस के तौर पर आरोपियों ने 6 लाख से लेकर 1 लाख रुपए तक लिए। इसके बाद आरोपी मोबाइल बंद कर जवाब देना बंद कर दिया। दिलीप वर्मा, रुद्रसेन और योगेश साहू, इनके द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर रकम लिया गया था और किसी प्रकार कोई नौकरी लगाई नहीं गई थी, बल्कि ठगी उनके साथ किया गया था, जिस पर से थाना टिकरापारा में FIR दर्ज हुआ था। वर्तमान में जांच में यह बात और सामने आ रही है, कुछ तथ्य सामने आ रहा है, जिसमें यह पता चल रहा है कि इन लोगों के द्वारा और भी कई लोगों के साथ ठगी की गई है नौकरी लगाने के नाम पे, जिसको आगे जांच किया जा रहा है और जांच में उसको संलग्न किया जा रहा है। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां SI भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर एक बड़ी खबर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली ये खबर है। हाईकोर्ट डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट में के डबल बेंच में याचिका लगाई थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखा है। कोर्ट ने तस्वीर सिंह सोढ़ी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला दिया। कहा, असफल होने वाले अभ्यर्थी अब नहीं कर सकते क्वेश्चन करने की अपील। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। तो ये संदीप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। संदीप, निश्चित रूप से ये एक बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1 साल बाद प्री हुआ, तब से भर्ती प्रक्रिया लगातार अटकती रही। प्री, मेंस, इंटरव्यू, उसके बाद एक मामला कोर्ट में भी गया। सभी याचिकाएं जो है कोर्ट से इसे खारिज कर दी गई। अब आपको बता दें कि जिन लोगों का चयन इस पर नहीं हो पाया था, जो लोग 965 से अलावा जो लोग थे वो असफल हो गए थे, उनमें से चुनिंदा लोगों ने इस पे कोर्ट में जाकर इस भर्ती को खारिज करने की अपील की थी। तो लगातार ये याचिकाएं हर लेवल पे खारिज होती गई। अंततः उन्होंने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में अपील करी। सिंगल बेंच ने जब इसे खारिज कर दिया तो डबल बेंच में उन्होंने अपील की, मगर डबल बेंच ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। और एक सुप्रीम कोर्ट के केस का, जो जसबीर सिंह सोढ़ी का आपने हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का हवाला देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों ने स्वतंत्र रूप से इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और उस समय उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। तो इस कारण से अब जब वो असफल हो गए हैं तो इस प्रक्रिया में इसे रद्द करने की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना केस है 2023 का, जिसका हवाला दिया गया, उसमें सारी चीजें मेंशन की हुई है कि किस बिना पर, किस आधार पे किसी भर्ती को या किसी चीज को रद्द किया जा सकता है। तो ये इससे मैच नहीं खाती, इसीलिए इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि ये क्वेश्चन के लिए करें। तो कहीं ना कहीं एक झटका है उन लोगों के लिए जो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए कोर्ट में अपील कर रहे थे। वहीं राहत वाली खबर है उन आंदोलनरत छात्रों के लिए जो इस मामले में
लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि नया रायपुर में पिछले 4 दिन से 2 जो अभ्यर्थी हैं आमरण अनशन पर हैं। कल अभ्यर्थियों ने सर मुंडा लिया अपना, लड़कियों ने भी अपने बाल कटवाए। लगातार देखिए वो आंदोलन कर रहे हैं। तो इस बीच में राहत वाली खबर है। आज हमने इस पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी बाइट ली, तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, जल्द इस पे कुछ ना कुछ मतलब फैसला आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आंदोलनरत छात्रों को अब जब कोर्ट का भी आदेश आ गया है तो उम्मीद करते हैं जल्द इनके लिए जो परिणाम जारी किए जाएंगे, चाहे वो परिणाम कुछ भी हो, कोई भी सेलेक्ट हो ना हो, लेकिन परिणाम जारी होगा तो लोगों को पता चलेगा कि कौन सेलेक्ट हुआ है कौन नहीं, और छात्र जो है वो आगे की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि 341 पदों पर नई भर्ती भी निकली है। जी संदीप, फिलहाल तो बड़ी राहत की बात यही है कि जो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उससे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, और अब ये देखना होगा कि एक राहत तो यहां पर मिली है, आगे तारीख जिसकी मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, कब तक इसके लिए ठोस आश्वासन मिल पाता है और तारीख जारी हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत अपने चरम पर है। इसी बीच राजधानी रायपुर में पिछले 2 दिन से जारी कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस का आज समापन हुआ। सीएम साय ने कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां अच्छे काम पर अधिकारियों की तारीफ की, वहीं कमी पाए जाने पर डांट लगाने में भी पीछे नहीं रहे। सीएम साय का सबसे ज्यादा फोकस कानून व्यवस्था में सुधार और भू माफियाओं पर नकेल कसने पर रहा, तो विपक्ष ने इसे बेवजह की कवायद बताकर तंज कसा है। प्रशासन में कसावट के लिए मुख्यमंत्री साय ने रायपुर में 2 दिवसीय कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस किया। गुरुवार को सीएम ने कलेक्टर्स की क्लास ली, तो शुक्रवार को कलेक्टर्स के साथ साथ जिलों के एसपी को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। साय का जोर कामकाज में पारदर्शिता, लोगों की शिकायतों के जल्द निपटारे और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर रहा। इसके साथ ही भू माफिया पर नकेल और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सीएम सख्त नजर आए। सीएम साय ने सीतापुर मर्डर केस को ठीक से हैंडल करने के निर्देश दिए। सरगुजा को सेंसिटिव जिला बताते हुए सीमा पर सतर्कता की जरूरत बताई, तो बिलासपुर में अपराध के मामलों में आई कमी को बरकरार रखने की हिदायत दी। सीएम ने रायपुर की पुलिसिंग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दुर्ग की समीक्षा के दौरान नशाखोरी, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार पर जोर दिया। वहीं राजनांदगांव रेंज में शराब की तस्करी पर सीएम साय नाराज हुए। खासतौर पर रायपुर में भू माफियाओं पर नकेल के निर्देश दिए। राजस्व और पुलिस विभाग को समन्वय बनाने को कहा। साय ने सख्त लहजे में कहा कि अवैध शराब और जुआ सट्टा पर 0 टॉलरेंस हो, शिकायतें मिलने पर सीधे एसपी जिम्मेदार होंगे। हमारी सरकार में 8 महीने में जो अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफ़ी कम है। हमारे सभी अधिकारी मन लगा के काम कर रहे हैं, सभी कानून व्यवस्था ठीक रहना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो इसकी भी चिंता कर रहे हैं। सीएम साय ने प्रशासन में कसावट लाने के लिए जहां मैराथन बैठकें की, तो वहीं कांग्रेस ने इसे व्यर्थ की कवायद बताते हुए कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर तंज कसा। सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकार ने कोई योजनाएं भी नहीं है, और योजनाएं है 1-2 योजनाएं चला रही, वो भी विफल है और धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है। कानून व्यवस्था तो चरमरा चुकी है। आप कलेक्टर और एसपी को आप निर्देशित करते हैं सामंजस्य बनाइए। पहले तो आप लोग तो सामंजस्य हो जाइए। सरकार और जनता के बीच में तो अधिकारी पीस रहे हैं, अधिकारी मजबूर हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अधिकारियों के ऊपर ये सरकार और मुख्यमंत्री उनके ऊपर खींच निकालने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब से साय सरकार सत्ता में आई, तब से अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म है। विपक्ष बार बार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। बलौदाबाजार हिंसा ने इसमें आग में घी का काम किया। हालांकि विष्णुदेव साय ने भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था में सुधार, प्रशासन में पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस पर उनका सबसे ज्यादा फोकस है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।